नमस्ते। जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर उतरे, उस वक्त दुनिया के दो देश ऐसे थे जहां अचानक बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। ये दो देश थे पाकिस्तान और तुर्की। वही दो चालाक खिलाड़ी जिन्होंने कभी मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक रणनीतिक घेरा बनाने की कोशिश की थी। लेकिन वक्त बदल चुका है। जैसे मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया और अपनी कार में उन्हें साथ लेकर निकले, वैसे इस्लामाबाद और अंकारा में हलचल तेज हो गई। यह हलचल यूं ही नहीं थी, वजह साफ थी। साल 2019 में पाकिस्तान और तुर्की ने मलेशिया के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक साझा मंच खड़ा करने की कोशिश की थी। उसी दौर में महातिर मोहम्मद ने मलेशिया की पारंपरिक विदेश नीति से हटकर भारत के कश्मीर और सीए कानून पर बयान दिए थे। लेकिन आज वही मलेशिया भारत के झंडों के साथ खड़ा नजर आ रहा है और भारत की बदली हुई वैश्विक हैसियत उन सारी पुरानी साजिशों को ध्वस्त करती दिख रही है। अनवर इब्राहिम अच्छी तरह जानते हैं कि आज के दौर में भारत को नजरअंदाज करना अपने ही हितों को नुकसान पहुंचाने जैसा है। भारत आज सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक बड़ा बाजार, एक भरोसेमंद साझेदार और एक स्थिर शक्ति बन चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और तुर्की आज भी भावनात्मक और मजहबी राजनीति के सहारे अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन सिर्फ नारों और भावनाओं से न तो देश चलता है न अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां वर्षों तक भारत विरोध को नीति बनाया गया, लेकिन नतीजा यह निकला कि देश आज आर्थिक संकट, कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चक्कर में फंसा हुआ है। भारत ने इसके उलट रास्ता चुना। उसने साझेदारी, विकास और भरोसे की कूटनीति अपनाई और कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर हुआ वह स्वागत इसी बदली हुई भारतीय ताकत का सबसे साफ संकेत है। पाकिस्तान और तुर्की की बेचैनी कोई नई चीज नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वह बेचैनी छुपाई नहीं, छुप रही। जब कुआलालंपुर में मोदी और अनवर इब्राहिम हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे थे, उसी वक्त इस्लामाबाद और अंकारा के न्यूज रूम में माथे पर पसीना बह रहा था। वजह साफ थी। साल 2019 में जिस मलेशिया को लेकर पाकिस्तान और तुर्की ने सोचा था कि इसे भारत के खिलाफ मोर्चा बनाया जा सकता है, वही मलेशिया आज भारत के साथ खड़ा होकर दुनिया को दिखा रहा है कि असली राजनीति भावनाओं से नहीं, हितों से चलती है। महातिर मोहम्मद के दौर में जो गलत फहमियां थी, जो बयानबाजी थी, जो वैचारिक उछाल था, वह सब अनवर इब्राहिम के सत्ता में आते ही जमीन पर आ गया। अनवर इब्राहिम को यह अच्छी तरह समझ में आ गया कि 21वीं सदी में किसी देश की विदेश नीति मजहब के नारों से नहीं, अर्थव्यवस्था, तकनीक, निवेश और स्थिरता से तय होती है। भारत आज मलेशिया के लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, एक जरूरत बन चुका है। मलेशिया की अर्थव्यवस्था को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, पाम ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर उसके लिए रीढ़ की हड्डी है। भारत इन सभी क्षेत्रों में या तो बड़ा बाजार है या भरोसेमंद साझेदार। भारत आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बड़ा उपभोक्ता बाजार है और मलेशिया जैसे निर्यात आधारित देश के लिए भारत को नाराज करना आत्मघाती कदम हो सकता है। यही वजह है कि अनवर इब्राहिम ने प्रोटोकॉल तोड़कर जो संदेश दिया, वह सिर्फ मोदी के लिए नहीं था, वह अपने उद्योगपतियों, निवेशकों और नौकरशाहों के लिए भी था कि भारत अब प्राथमिकता है, विकल्प नहीं। पाकिस्तान और तुर्की की बेचैनी अगर शब्दों में समझनी हो तो उसका सबसे आसान जवाब आंकड़ों में छिपा है, क्योंकि आज की दुनिया भावनाओं से नहीं, कैलकुलेटर से चलती है और यही वह जगह है जहां भारत मलेशिया के लिए बाकी सभी विकल्पों से कहीं आगे निकल जाता है। मलेशिया का कुल वैश्विक व्यापार 300 अरब डॉलर से ज्यादा का है। ऐसा देश अपने फैसले भाषणों से नहीं, फायदे नुकसान के हिसाब से करता है और जब वह हिसाब लगाया जाता है तो भारत सबसे मोटे अक्षरों में लिखा दिखाई देता है। भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार आज लगभग 19 से 20 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। भारत मलेशिया को हर साल 8.5 से 9 अरब डॉलर का सामान और सेवाएं निर्यात करता है, जबकि मलेशिया से भारत का आयात करीब 10 से 11 अरब डॉलर का होता है। यह सिर्फ संख्या नहीं है,
यह बताता है कि दोनों देशों की सप्लाई चेन कितनी गहराई से जुड़ चुकी है। भारत मलेशिया के लिए एक ऐसा बाजार है जो स्थिर भी है, बड़ा भी है और लगातार बढ़ भी रहा है। यही वजह है कि मलेशिया के उद्योगपति भारत को सिर्फ ग्राहक नहीं, दीर्घकालीन साझेदार मानते हैं। अब इसी तस्वीर के बगल में तुर्की और पाकिस्तान को रखकर देखिए। मलेशिया और तुर्की के बीच कुल व्यापार करीब 5 अरब डॉलर के आसपास है। इसमें भी मलेशिया का पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि मलेशिया तुर्की को ज्यादा निर्यात करता है और तुर्की से अपेक्षाकृत कम आयात करता है। यानी तुर्की मलेशिया के लिए एक सीमित लेकिन उपयोगी साझेदार है, न कि कोई निर्णायक आर्थिक ताकत। तुर्की मलेशिया को यूरोप और मध्य पूर्व तक पहुंच का रास्ता जरूर देता है, लेकिन वह रास्ता न तो बहुत चौड़ा है और न ही बहुत भरोसेमंद। पाकिस्तान की बात करें तो वहां तस्वीर और साफ हो जाती है। मलेशिया और पाकिस्तान के बीच कुल व्यापार मुश्किल से 1 से सवा अरब डॉलर के आसपास सिमटा हुआ है। यानी भारत मलेशिया व्यापार का 15वां हिस्सा भी नहीं है। पाकिस्तान मलेशिया के लिए न तो बड़ा बाजार है, न बड़ा निवेशक और न ही कोई ऐसा देश जिसके साथ व्यापारिक फैसले मलेशिया की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकते हैं। पाकिस्तान मलेशिया के लिए सिर्फ एक छोटा व्यापारिक साझेदार है, रणनीतिक स्तंभ नहीं। यही वह कड़वी सच्चाई है जो पाकिस्तान और तुर्की को परेशान करती है, क्योंकि जब अनवर इब्राहिम बैठकर अपनी टीम के साथ निर्णय लेते हैं तो मेज पर भावनात्मक नारे नहीं होते, वहां एक्सेल सीट होती है और उस सीट में भारत सबसे ऊपर दिखाई देता है। भारत मलेशिया के पाम ऑयल का बड़ा खरीदार है। भारत मलेशिया के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक विशाल उपभोक्ता और बड़ा सहयोगी है। भारत मलेशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सेक्टर में निवेश का भरोसेमंद स्रोत है। मलेशिया को यह भी पता है कि भारत सिर्फ आज का बाजार नहीं है, भारत आने वाले 20 साल का बाजार है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, तेजी से बढ़ती मिडिल क्लास और डिजिटल अर्थव्यवस्था में उछाल, यह सब मिलकर भारत को मलेशिया के लिए अनदेखा न किए जाने वाला देश बना देता है। यही कारण है कि मलेशिया ने भारत के साथ व्यापार को आने वाले वर्षों में 25 अरब डॉलर से आगे ले जाने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य पाकिस्तान या तुर्की के साथ नहीं रखा गया, क्योंकि वहां वैसी क्षमता ही मौजूद नहीं है। रणनीतिक तौर पर भी तस्वीर यही कहानी कहती है। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक स्थिर शक्ति है। समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन की सुरक्षा और व्यापारिक रास्तों की स्थिरता, इन सब में भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है। मलेशिया जैसे समुद्री व्यापार पर निर्भर देश के लिए यह बहुत बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान मलेशिया को इस मोर्चे पर कुछ भी ठोस नहीं दे सकता। तुर्की भौगोलिक रूप से इस क्षेत्र से दूर है और उसकी प्राथमिकताएं कहीं और है। भारत वहीं मौजूद है जहां मलेशिया की असली चिंताएं हैं। यही वजह है कि जब मोदी मलेशिया पहुंचे तो वह सिर्फ औपचारिक मेहमान नहीं थे, वह एक ऐसे देश के प्रतिनिधि थे जिसके साथ मलेशिया का आर्थिक भविष्य जुड़ता दिख रहा है। अनवर इब्राहिम का प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत करना भावनात्मक नहीं, व्यवहारिक कदम था। वह यह दिखाना चाहते थे कि मलेशिया ने अपनी प्राथमिकता तय कर ली है। पाकिस्तान और तुर्की की परेशानी यहीं से शुरू होती है। उन्होंने वर्षों तक यह सोचा कि मजहब और साझा बयानबाजी के सहारे देशों को एक मंच पर लाया जा सकता है, लेकिन जब मंच व्यापार का होता है, निवेश का होता है और भविष्य की सुरक्षा का होता है, तब भाषण नहीं आंकड़े बोलते हैं। और इन आंकड़ों में भारत की आवाज सबसे बुलंद है। मलेशिया जानता है कि भारत के साथ खड़ा होना किसके खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि अपने फायदे के साथ जाना है। यही परिपक्वता पाकिस्तान में आज भी नहीं दिखती। पाकिस्तान आज भी सोचता है कि भारत का विरोध करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ हासिल किया जा सकता है, जबकि मलेशिया ने यह समझ लिया है कि भारत के साथ सहयोग करके ही कुछ हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान की हालत यह है कि वह आज भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजहब के नाम पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करता फिर रहा है। कश्मीर को लेकर वही पुराना राग, इस्लामी एकजुटता का वही घिसा पिटा नारा और भारत विरोध की वही थकी हुई भाषा। लेकिन दुनिया बदल चुकी है। सऊदी अरब, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया जैसे मुस्लिम बहुल्य देश आज यह समझ चुके हैं कि भारत से टकराव नहीं, भारत से सहयोग ही भविष्य है। पाकिस्तान इस बदलाव को न समझ पाया और आज वही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गई है। जिस मजहब को उसने विदेश नीति का हथियार बनाया, वही हथियार आज बेकार हो चुका है। तुर्की की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। एर्दोगन ने खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता बनाने की कोशिश की।
पाकिस्तान के साथ मंच साझा किए, कश्मीर और भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी की, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? आर्थिक संकट, गिरती मुद्रा, पश्चिम से दूरी और एशिया में सीमित प्रभाव। भारत ने तुर्की को कभी दुश्मन नहीं माना, लेकिन जब तुर्की ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया, तब भारत ने भी उसे उसी तराजू में तोलना शुरू कर दिया। मलेशिया ने यह गलती नहीं की। उसने समय रहते समझ लिया कि भावनात्मक बयानबाजी और वास्तविक कूटनीति में फर्क क्या होता है। मोदी की मलेशिया यात्रा में यह फर्क साफ दिखा। बातचीत का केंद्र कश्मीर नहीं था, धर्म नहीं था, बल्कि व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, डिजिटल तकनीक, शिक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता थी। यही वह भाषा है जिसे आज दुनिया सुनना चाहती है। भारत मलेशिया के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की बात हुई, समुद्री सुरक्षा पर चर्चा हुई, दक्षिण चीन सागर में स्थिरता की अहमियत पर सहमति बनी। यह वही मुद्दे हैं जो भविष्य तय करते हैं, न कि टीवी डिबेट में ताली बटोरने वाले बयान। पाकिस्तान की बेचैनी इसलिए भी बड़ी हुई है क्योंकि भारत अब अकेले नहीं चलता। भारत के साथ अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इजराइल है, और अब दक्षिण पूर्व एशिया में मलेशिया जैसे देश खुलकर भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान आज जिस हालत में है, वहां उसकी सरकार IMF की किस्तों पर टिकी है, उसकी सेना राजनीतिक विवादों में उलझी है और उसकी जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। ऐसे में जब वह भारत को मलेशिया में सम्मान के साथ आगे बढ़ते देखता है तो उसकी जलन स्वाभाविक है। मजहब के नाम पर पेट नहीं भरता। पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। दशकों तक उसने भारत विरोध को अपनी राष्ट्रीय नीति बनाया, लेकिन नतीजा यह हुआ कि विकास पीछे छूट गया, उद्योग बर्बाद हो गई और आज वह हर साल किसी न किसी के सामने कटोरा लेकर खड़ा है। भारत ने ठीक उल्टा रास्ता चुना। भारत ने अपनी पहचान विकास, स्थिरता और भरोसे के रूप में बनाई। यही वजह है कि आज भारत जहां जाता है वहां उसका स्वागत सिर्फ औपचारिक नहीं होता, वह रणनीतिक होता है। मलेशिया में मोदी का स्वागत इसी रणनीतिक सोच का प्रतीक है। अनवर इब्राहिम ने यह साफ कर दिया है कि मलेशिया किसी पुराने वैचारिक झगड़े में नहीं फंसना चाहता। उसे निवेश चाहिए, तकनीक चाहिए, युवा आबादी के लिए अवसर चाहिए, और यह सब भारत के साथ मिलकर संभव है। यही कारण है कि जिस मलेशिया को कभी भारत विरोधी खेमे में गिनने की कोशिश की गई थी, आज वही मलेशिया भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा दिख रहा है। यह बदलाव सिर्फ मलेशिया तक सीमित नहीं है, यह पूरे इस्लामी दुनिया में एक शिफ्ट का संकेत है। देश अब यह समझने लगे हैं कि भारत से दूरी बनाकर उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। भारत का बाजार, उसकी तकनीकी क्षमता, उसकी राजनीतिक स्थिरता और उसकी वैश्विक साख, यह सब मिलकर भारत को एक ऐसा साझेदार बनाते हैं जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।